आज का अपना टॉपिक है एक से अधिक बहुल आवेशों के मध्य विद्युत बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी एक तरीके से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अपन समझेंगे, जो अपने 11th क्लास में भी समझा था। सुपरपोजिशन समझ गए होंगे। अध्यारोपण 11th में भी अपन ने पढ़ा हुआ है। अध्यारोपण ही यहाँ पे यूज आएगा एक से अधिक बहुल आवेशों के मध्य विद्युत बल, क्योंकि दो आवेशों के मध्य विद्युत बल अपन ने कूलाम के नियम से जाना था, और दो से ज़्यादा होते ही कूलाम का नियम तो लगेगा, बट उसमें अपने को अप्लाई क्या करना पड़ेगा, अध्यारोपण का सिद्धांत अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने डायग्राम आपके प्रिपेयर कर रखा है, जिसमें अपन देख रहे हैं द्विविम में, और इस द्विविम में अपन कह रहे हैं आपने एक से अधिक आवेश मान लिए, जैसे Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn करके एंसोर करके अपन ने मान लिए। अब इनके अगर स्थिति सदिशों की अपन बात करें तो Q1 का स्थिति सदिश हो गया R1 वेक्टर, Q2 का आपके हो गया R2 वेक्टर, Q3 का R3 एंड Qn का Rn। इस तरीके से अपने हो जाते हैं सारे। तो ये अपना एक डायग्राम प्रिपेयर हो गया इस टॉपिक के लिए कि एक से अधिक आवेश हो गए यहाँ पे Q1 से लेकर Qn तक अपन ने मान लिया एक से अधिक बहुल आवेश। इनके बीच में अपने को ज्ञात करना है विद्युत बल, और इसी को बल को ज्ञात करने के लिए जो अपन सिद्धांत काम में ले रहे हैं वो है अध्यारोपण का सिद्धांत। कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कोई भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। अध्यारोपण का सिद्धांत सीधा सीधा है, एक से अधिक अगर आवेशों की स्थिति होती है तो आप क्या करो, पर्टिकुलरली एक, जैसे मान लीजिए आप ये कर रहे हो कि Q1 पर अदर Q2 Q3 Q4 Qn के कारण बल ज्ञात कर रहे हो। किस पे? Q1 पे, Q2 Q3 Qn, इन सब के कारण आप बल ज्ञात कर रहे हो, या इनके कारण लगने वाला बल ज्ञात कर रहे हो। तो एक से अधिक आवेश हो गए Q1 के अलावा वाले Q2 Q3 Q4 डॉट 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 Qn, यानी हमें क्या करना है, Q1 पर Q2 Q3 Qn यानी अन्य आवेशों के कारण बल, कौन सा बल, विद्युत बल ज्ञात करना है। और इसके लिए अपन काम में लेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत अपन यूज करने वाले। और अध्यारोपण का सिद्धांत ये कह रहा है कि आप जो बल ज्ञात करे हो Q1 पर अदर की वजह से, तो इसको आप एक साथ ज्ञात नहीं करके, जैसे Q1 पर पहले Q2 के कारण बल देख लो, फिर Q3 के कारण देख लो, Q4 के कारण देख लो, और उन सभी का आप क्या कर दो, योग कर दो। यही है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो क्या करेंगे अपन, Q1 पर जो आप लगने वाला बल है वो अपन कह रहे हैं ज्ञात करना है, और ये बल मैं मान लेता हूँ F। तो F वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, यानी Q2 के कारण बल, Q3 के कारण बल, इस तरीके से। तो अपन कहेंगे F सदिश बराबर Q2 के कारण बल। अच्छा, इसको एक बार अपन लैंग्वेज में लिख देते हैं, आवेशों के कारण विद्युत बल ज्ञात करने के लिए क्रमशः Q2 Q3 डॉट 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 Qn के कारण Q1 पर आरोपित भिन्न भिन्न या अलग अलग बलों के सदिश योग, समझ गए होंगे। Q1 पर Q2 Q3 Qn अन्य आवेशों के कारण विद्युत बल ज्ञात करने के लिए क्रमशः Q2 Q3 Qn ऐसे अलग अलग जो सेपरेटेड चार्ज है उनके कारण आप Q1 पर आरोपित अलग अलग बलों का सदिश योग कर दोगे। करना होगा, यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो जैसे अपन कह रहे हैं Q1 पर Q2 के कारण बल, तो क्या हो जाएगा भाई, Q1 पर Q2 के कारण बल हो जाएगा, जैसे ये रहा Q1, इस पर Q2 के कारण बल क्या लगेगा, कल ही बताया था मैंने, F12 F21 स्क्रिप्ट बताई थी ना। तो F12 का क्या मतलब है, F12 का मतलब बताया था Q1 पर Q2 के कारण। तो इसको क्या कहेंगे अपन, Q1 पर Q2 के कारण बल को
देखो 1 पर 2 के कारण तो हो गया ना भाई F12 वेक्टर इक्वल्स, तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12, साथ में अपने K चला लो या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चला सकते हैं अपन, शॉर्टली K ले लेते हैं। तो K Q1 Q2 बाई R12 के मापांक का स्क्वायर और R12 का कैप, ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्मेशन। ऐसे ही अपन कह रहे हैं Q1 पर Q3 के कारण बल, क्या हो जाएगा भाई F13 इज इक्वल्स के Q1 Q3 R13 वेक्टर मापांक कर दो, स्क्वायर कर दो, ये हो गया R13 का कैप। तो इस तरीके से अपने ये बन जाते हैं। ऐसे QN के कारण भी हो जाएंगे, ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। F1N बोल देंगे इसको, क्योंकि N के कारण है, QN के कारण Q1 पर बल, तो F1N बोल दिया इसको मैंने। तो K Q1 QN अपॉन R1N मापांक का स्क्वायर कर दिया, R1N कैप कर दिया। ओके भाई, तो ये हो जाता है अपने मामला इसका कंप्लीट। अब अपने को अध्यारोपण के सिद्धांत से बात करनी है। तो Q1 पर Q2 Q3 डॉट 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 Qn सभी अन्य आवेशों के कारण बल के कारण बल, नेट बल हो गया। तो नेट बल अपन कह देंगे F1 सदिश बोल दो इसको, तो हो जाएगा F12 सदिश प्लस F13 सदिश प्लस N4 F1N सदिश। तो कर देते हैं इसको कंप्लीट। F1 सदिश इज इक्वल्स, वैल्यूज रख दो, इनको आपने नंबरिंग कर दी, जैसे मान लो 1 2 1 3 करके। तो यूज़ द इक्वेशन 1 2 3। F1 वेक्टर इक्वल्स, सबसे पहले आ रहा आपके K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर, फिर K Q1 Q3 अपॉन R13 वेक्टर, प्लस ऐसे करते करते K Q1 QN अपॉन R1N, तो योग अपन कर लेते हैं इन सभी का सदिश योग, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। K Q1 अपने आ रहा है कॉमन, तो K Q1 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच रहा है आपके Q2 अपॉन, इसको मापांक है इसलिए खाली R12 लिख देता हूँ, स्क्वायर वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ, अपने आप मापांक हो जाएगा, एंड R12 कैप प्लस Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस QN अपॉन R1N स्क्वायर R1N का कैप। कंप्लीट हो जाता है ये। अब इसको अपन समीशन के रूप में अगर शॉर्टली लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर लिख देता हूँ मैं F1 वेक्टर, फाइनल रिजल्ट हो गया एक तरीके से इसका ये। तो यार आपने K Q1 लिख दो, बोले Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, क्योंकि अपन जानते ही है K इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अपन ने यूज कर लिया है। ऐसे भी लिख सकते हैं, K के रूप में भी लिख सकते हैं, और अंदर अपने आ जाएगा जैसे ये Q2 अपॉन R12 वगैरह। इसको अपन सबमिशन के रूप में लिख देते हैं कि सिग्मा I इक्वल्स, अब देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो I इक्वल्स 2 to N, 2 से N तक चल रहा है ये। और यहाँ अपन बात करें QI अपॉन R1I के मापांक का स्क्वायर और R1I कैप। तो ये हो जाता है अपने फाइनली रिजल्ट। ये हो गया Q1 पर Q2 Q3 डॉट 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 QN के कारण, बहुल आवेशों के कारण परिणामी बल। रिपीट कर देता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, टॉपिक हो गया वैसे अपने कंप्लीट।
तो एक से अधिक बहुल आवेशों के मध्य विद्युत बल और अध्यारोपण का सिद्धांत हमने टॉपिक लिया, पूरा हमने बोर्ड पे इसको डिस्क्राइब कर दिया। वापस हम रिपीट कर लेते हैं फटाफट। तो ये आपका डायग्राम है जिसमें अपन ने बता दिए एक से अधिक आवेश Q1 Q2 Q3, सबको नाम देने की जरूरत नहीं है, अपन हमेशा क्या करते हैं Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Q1 यूज कर लेते हैं। उसके बाद इनके पोजीशन वेक्टर्स हो गए, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर करके Rn वेक्टर, इन सभी के स्थिति सदिश हो गए। अब अपन ने बात कर ली कि अपने को करना है Q1 पर Q2 Q3 Q डॉट एन, जैसे अपन बात करें अन्य आवेश हैं सभी, इनके कारण विद्युत बल। तो ज्ञात करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत यूज करें। अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि आप Q1 पर सबसे पहले Q2 के कारण बल की बात करो, Q3 की बात करो, Q4 की बात करो, इस तरीके से Qn तक सभी बलों की बात कर लो और उन सभी का क्या कर दीजिए, सदिश योग कर दीजिए, नेट बल आ जाएगा। तो अपन कह रहे हैं Qn के कारण Q1 पर बल Q ये हो गया अपने 1 पर 2 1 पर 3 सब हो गए। और इनको कैसे ज्ञात करना है, कूलाम के नियम से। जैसे Q1 पर Q2 ज्ञात करो तो 1 पर 2 F12 स्क्रिप्ट हो गई, K Q1 Q2 बाई R12, मापांक का स्क्वायर मैंने बताया था। यहाँ पे स्क्वायर आप वेक्टर का नहीं करोगे, मापांक का करोगे, क्योंकि 1 2 और 2 1 में जो फर्क है वो माइनस का ही है। जो अगर आप सीधा स्क्वायर करोगे विदाउट मापांक तो प्लस हो जाएगा, फर्क खत्म हो जाएगा। तो अपन दिशा R12 के अनुदिश बात करें, इसलिए R12 कैप की बात कर ली। फिर Q1 पर Q3 के कारण हो गया ये Q1n, जहाँ जहाँ अपन कह रहे हैं 1n 1 3 1 2 वही अपन चार्जेज ले लेते हैं और नीचे उसी के हिसाब से उसका वेक्टर ले लिया जाएगा। देन Q1 पर Q2 Q3 Qn सबके कारण आविष्कार, ये अपने इनका सदिश योग कर दिया, कॉमन ले लिया और इसको समेशन के रूप में लिख दिया। ओके, दैट्स ऑल। अभी अपन टॉपिक ले रहे हैं आगे, एक छोटा सा टॉपिक है जो अपन कूलाम के नियम अपन लगभग कंप्लीट कर लिया, उसी से रिलेटेड है। ये है आपके परावैद्युतांक, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको बोला जाएगा। अब इसका सिंबल है आपके ये एप्सिलॉन आर। देखो एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन क्या क्या है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे। ये जैसे सिंबल हो गया आपके एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर, और एक हो जाता है एप्सिलॉन। क्या क्या है अच्छे से देख लेना। एक तो इसको पढ़ते क्या है, एप्सिलॉन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो एप्सिलॉन इसको बोला जाएगा। अब ये है तो एप्सिलॉन नॉट बोला जाएगा, ये है तो एप्सिलॉन आर, और ये एप्सिलॉन। ये यूज होता है किसके लिए, विद्युतशीलता के लिए, इलेक्ट्रिकल परमिबिलिटी, विद्युतशीलता, यानी माध्यम में से विद्युत धारा या विद्युत अपन कहते हैं कितनी प्रवाहित हो सकती है, इससे संबंधित है। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये हो गई अपने निर्वात की विद्युतशीलता, बात करी थी अपन ने। ये हो जाता है आपके परावैद्युतांक, या इसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। यह हो गया आपके परावैद्युतांक। तो एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, ये है किसी माध्यम की विद्युतशीलता। ये पहले आप क्लियर कर लेंगे तो आगे आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये तीन चीज़ें हो गई और इनमें क्या रिलेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक इसकी अपन ने वैल्यू बताई थी, कितनी बताई थी भाई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 या 85 कह दो, 8.854 कह दो, 85 कह दो, इंटू 10⁻⁻12। और यूनिट क्या ली थी, ध्यान में होगी सबके, वापस बता देता हूँ। देखो अपन ने क्या किया था, कूलाम का नियम यूज किया था, ये K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इससे अपन ने K की यूनिट प्रिपेयर करी थी F आर स्क्वायर बाई Q1 Q2। तो ये बना आपके न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई कूलॉम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम स्क्वायर। इसका उल्टा आपने था एप्सिलॉन नॉट की, तो क्या बन गई, कूलॉम स्क्वायर बाई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। रट लो भले ही, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी समझ के करोगे तो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। बार बार आप लिखोगे तो मेमोराइज वैसे ही हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई आपके 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये हुआ आपके एप्सिलॉन आर जो हम पढ़ रहे हैं, परावैद्युतांक आपेक्षिक विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता। देखो अपन इसकी जो डेफिनेशन है वो बनाते हैं कैसे, देखो तो अपन ये कह रहे हैं सबसे पहले निर्वात में
दो आवेशों के मध्य बल, विद्युत बल, दो आवेशों के मध्य विद्युत बल F, इसको मैं नॉट बोल देता हूँ क्योंकि निर्वात में है, तो F नॉट इजिकल्स, आवेश अपने Q1 Q2 ले लेते हैं, तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और K की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलन नॉट, तो ये बन जाएगा आपके 4 पाई एप्सिलन नॉट 1 करके। और दूसरा अपन कहते हैं किसी माध्यम में दो आवेशों के मध्य विद्युत बल। ओके, तो वापस F अब हो गया इन मीडियम, इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ। तो F मीडियम हो जाएगा आपके 1/4 पाई, इस बार अपन एप्सिलन यूज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि माध्यम है बीच में, तो माध्यम की विद्युतशीलता यूज आएगी। यहाँ निर्वात है तो निर्वात की विद्युतशीलता यूज हो गई। देखो, निर्वात के लिए निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम के लिए माध्यम की विद्युतशीलता यूज आ चुकी है। अब इस एप्सिलन को अपन जैसे मान लो लिखते हैं, ये जो एप्सिलन है ये होता है आपके एप्सिलन नॉट एप्सिलन आर, यानी निर्वात से एप्सिलन आर गुना एप्सिलन यानी माध्यम की विद्युतशीलता हो गई। तो माध्यम की विद्युतशीलता बराबर निर्वात की विद्युतशीलता इंटू परावैद्युतांक, यानी परावैद्युतांक क्या हो गया एक तरीके से एप्सिलन आर इज इक्वल्स एप्सिलन बाई एप्सिलन नॉट। तो क्या कह सकते हैं अपन, देखो एप्सिलन आर इज इक्वल्स एप्सिलन बाई एप्सिलन नॉट, यानी परावैद्युतांक जो है वो अपन कहते हैं एक तरीके से एक गुणक हो गया, मल्टीपल हो गया किसका, निर्वात की विद्युतशीलता का, जिससे अपन कहते हैं गुणा कराते आपको क्या मिलेगी, माध्यम की विद्युतशीलता मिल जाएगी। तो एक तरीके से अपन ने कह दिया परावैद्युतांक बराबर माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता, ये हो गया। अपनी बुक में देखो इस हिसाब से भी डेफिनेशन बनाई हुई है ये वालों के हिसाब से, तो अपन क्या करते हैं इसको 1 और इसको 2 दे देते हैं, और यहाँ पे अपन अप्लाई कर देते हैं ये वाली बात समीकरण 2 में। तो वापस F मीडियम को लिख दिया जाएगा 1/4 पाई एप्सिलन नॉट एप्सिलन आर डॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात से एप्सिलन आर गुना है, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलन निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलन नॉट से एप्सिलन आर गुना है, और वो एप्सिलन आर आपका क्या है, परावैद्युतांक है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे इसको मैंने 3 दे दिया। चलो अब एप्सिलन आर मेरे को निकालना है इसमें, तो एप्सिलन आर निकालने के लिए जाहिर सी बात है मैं समीकरण 1 में 2 का भाग दे दूंगा। तो समीकरण 1 में 2 का मैंने भाग दिया तो क्या आया भाई, एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल्स, लेट्स सी, एफ नॉट में चल रहा था अपने 1/4 पाई एप्सिलन नॉट डॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर इनका सेपरेशन है वैसे, और इसमें चल रहा है 1/4 पाई एप्सिलन नॉट एप्सिलन आर डॉट, या इसको देखो 1 का मतलब आप समझ गए ना, इसके बट्टे में इसको लिखा जाएगा, तो आप इसका अंश को हर को अंश से बदल देते हैं ना, वैसे लिख लो सुविधा रहेगी। तो इसको मैं अगर गुणा में लिखूंगा तो उल्टा लिखूंगा, तो 4 पाई एप्सिलन नॉट एप्सिलन आर और ये वाला आर स्क्वायर, ये Q1 Q2 हो गया, और ये 1 था आपने। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, Q1 Q2 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई कैंसिल हो गया विद एप्सिलन नॉट, तो बचा क्या, ओनली एप्सिलन आर। तो अपने एप्सिलन आर की वैल्यू एक तरीके से आ गई, इधर लिख देता हूँ। तो एप्सिलन आर इज इक्वल्स क्या आया भाई, एफ नॉट बाई एफ एम, तो एफ नॉट बाई एफ एम, वेक्टर फॉर्मेशन लिखो तो वेक्टर फॉर्मेशन भी लिख सकते हो। तो क्या परिभाषा बनी भाई इसकी, परावैद्युतांक किसके अनुपात के बराबर है, निर्वात में आवेशों के मध्य विद्युत बल और माध्यम में विद्युत आवेशों के मध्य विद्युत बल के अनुपात के बराबर हो गया। तो देखो निर्वात में आवेशों के मध्य विद्युत बल एंड माध्यम में
आवेशों के मध्य विद्युत बल का अनुपात, रेशियो हो गया एक तरह से, अनुपात परावैद्युतांक कहलाएगा। ये हो गई एक तरीके से परावैद्युतांक की परिभाषा। और एक चीज़ अपने को हमेशा ध्यान रखनी है, ये वाली, ठीक है ना, दोनों में से कोई भी याद कर लो, एक ही बात है। तो एप्सिलॉन आर क्या हो गया एक तरीके से, ये भी हो गया ना, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात, या यूँ कह दो माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता की एप्सिलॉन आर गुना होती है, और एप्सिलॉन आर ही क्या हो गया, परावैद्युतांक। दैट्स ऑल। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपना टॉपिक है, तो इसमें अपन बात कर रहे हैं वापस। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है, देखो अपन ये कहते हैं कि अगर आप किसी समष्टि 3D त्रिविम कोई भी कह दो, उसमें आप किसी एक आवेश की बात करते हो, जैसे मान लो ये कोई आवेश है Q। अब इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की बात करें, क्योंकि विद्युत क्षेत्र बिना आवेश के संभव नहीं है, आवेश है तो विद्युत क्षेत्र होगा। तो इस आवेश के चारों ओर सराउंडिंग का वह एरिया, जैसे मान लो ये मैंने एक एरिया कंसिडर कर दिया, वैसे तो इन्फिनिटी रेंज होती है इसकी, तो अपन ने कहा इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, जिसमें कोई अन्य आवेश, ये कोई अन्य आवेश मैंने ले लिया Q डैश मान लो, तो कोई भी अन्य आवेश इस आवेश के कारण विद्युत बल अनुभव करे। क्या अनुभव करे, विद्युत बल। तो Q आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश इसके कारण क्या अनुभव करे, विद्युत बल अनुभव करे। तो जब विद्युत बल अनुभव करेगा तभी अपन कहेंगे ये इसके क्षेत्र में आया है, ठीक है ना। तो ये आपके विद्युत क्षेत्र की सीधी सादी परिभाषा हो जाती है, जिसको मैं एक बार लिख देता हूँ। देखो, किसी आवेश के, बिंदु आवेश कह सकते हैं, आवेश के आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश इस प्रथम आवेश के कारण विद्युत बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे। प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ये इसकी डेफिनेशन हो गई भी। तो क्या है विद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के सराउंडिंग या चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश उस प्रथम आवेश के कारण विद्युत बल का अनुभव करे, तो वो क्या कहलाएगा भाई, प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र हो गया। इसी क्षेत्र की बात हो रही है, चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र होगा किसके, प्रथम आवेश के, और अनुभव कौन कर रहा है, कोई दूसरा या अन्य आवेश। इसको अपन इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा एक कोई आवेश है Q और अन्य आवेश मैंने कह दिया Q डैश, तो इनके मध्य विद्युत बल कितना होगा भाई, विद्युत बल हो जाएगा कूलाम के नियम से बीच की दूरी r मान लेते हैं, तो K Q डैश बाई R स्क्वायर, ये हो जाएगा विद्युत बल। तो ये विद्युत बल जैसे ये अनुभव कर रहा है, तो अपन ने परिभाषा जैसे दी है विद्युत क्षेत्र की, यहीं से अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर लेंगे। देखो विद्युत क्षेत्र को अपन, वैसे तो ये कोई भौतिक राशि है जो अपन नहीं लेंगे, भौतिक राशि के रूप में अपन लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, यानी जब भी अब अपन विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र नहीं होकर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यानी अपन बार बार ऐसे नहीं कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सीधा कहेंगे विद्युत क्षेत्र, और उसका मीन ये नहीं होगा, क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसका मतलब हो जाएगा। तो यहाँ जैसे हमने बात करी F फिजिकल्स के Q डैश बाई R स्क्वायर, तो ये तो बल हुआ। अब विद्युत क्षेत्र कौन सा है, ई सदिश। विद्युत क्षेत्र का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुआ, क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से शो करेंगे, और ये ई क्या है, तो अपन कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक तरीके से परिमाण हो गया कि विद्युत क्षेत्र कितना लगेगा। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, सीधा हिसाब है, आप जो विद्युत बल लग रहा है उसमें जो अनुभव कर रहा है उस आवेश का भाग दे दो। यानी एक तरीके से आप इसको एकांक बनाने की कोशिश करो इस बल को। ये जो आपका बल है ये अपन क्यू डैश, जैसे क्यू डैश को आप यूनिटी कहोगे तो क्या कहोगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्यू डैश जब यूनिटी होगा तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही आपका ई हो जाएगा। तो डेफिनेशन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इसी हिसाब से बन जाती है। जैसे मैंने क्यू डैश को 1 किया तो एफ बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर है, और यही क्या है, ई है। जैसे मैंने ये देखो यहाँ पे कहा क्यू डैश इज इक्वल्स 1 है, तो क्या कहेंगे भाई, ई बराबर एफ ही कहेंगे। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन बन जाती है। क्यू डैश को वैसे अपन परीक्षण आवेश से बताएंगे, बाद में बात करेंगे उसकी भी। तो फिलहाल अपन क्या कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र ई सदिश बराबर एफ सदिश बाई क्यू डैश। अब परिभाषा मैंने बनाई है, देखो कैसे, कि अगर क्यू डैश 1 है तो ई बराबर एफ, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बल के बराबर है जो बल किसी आवेश के कारण एकांक आवेश पर लगता है। समझ आ गई बात। एकांक आवेश पर किसी अन्य आवेश के कारण जितना विद्युत बल लगता है वो इस आवेश का क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, या विद्युत क्षेत्र जिसको अपन कहेंगे आगे। तो ये एक तरीके से इसका परिमाण ज्ञात करने का तरीका हो गया। और दिशा मैंने कहा तो एफ के अनुदिशी रहेगी। विद्युत बल की जो दिशा है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा रहेगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा रहेगी। वापस रिपीट कर देता हूँ, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट टॉपिक है, आपको बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सीधा इसकी डेफिनेशन क्या हुई, मैं डेफिनेशन किसकी दे रहा हूँ, अभी विद्युत क्षेत्र की दे रहा हूँ। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या हो जाती है कि किसी आवेश के सराउंडिंग या चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश क्या अनुभव करे, विद्युत बल अनुभव करे, तो उस प्रथम आवेश का ये क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। थोड़ा स्लोली बता देता हूँ, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे ये रहा, इसके चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। कब, जब कोई अन्य आवेश इस क्षेत्र में क्या अनुभव करेगा, विद्युत बल अनुभव करेगा। और अगर ये वाला जो अनुभव करने वाला आवेश है ये एकांक हो तो प्रथम आवेश जो इस पे अपन कह रहे बल लगा रहा है वो बल ही क्या हो जाएगा, आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने कर दिया एफ वेक्टर इक्वल्स क्यू डैश। तो ध्यान करना यहाँ पे भाग किसका देना है, या ये ई किसका हुआ, ये ई क्यू डैश का नहीं है, ये ई किसका है, क्यू का है। मतलब क्यू का विद्युत क्षेत्र क्या हुआ, एफ बाई क्यू डैश। जैसे मैंने मान लो ऐसे एग्जाम्पल ले लिया इसको, अब मैं कहूँगा Q1 Q2 के बीच में जो बल है वो हो जाएगा आपका K Q1 Q2 बाई आर। वेक्टर का मापांक का स्क्वायर कर दो और आर कैप कर दो। अच्छा, अगर आप वेक्टर फॉर्मेशन नहीं लेते हैं तो आप सीधा कह दो बल का परिमाण ये हो गया। अब अपन कह रहे हैं Q1 का विद्युत क्षेत्र, Q1 के कारण या Q1 का विद्युत क्षेत्र और Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र या उसका विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ विद्युत क्षेत्र का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, बार बार बता रहा हूँ। यहाँ विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। जब भी अपन विद्युत क्षेत्र बोलेंगे अब वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र डेफिनेशन हो गई, खत्म मामला। अब आपने काम क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता काम आएगा, क्योंकि अपन विद्युत क्षेत्र को परिमाण के रूप में जैसे अपन दर्शाना चाहें तो हमें जरूरत पड़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, और यही आगे अपने यूज आएगा। तो अपन बात करें वापस ई इज इक्वल्स क्या कहेंगे भाई, देखो Q1 के कारण है तो ये तो बचना चाहिए, भाग किसका लगेगा, Q2 का। और इसमें कहेंगे तो जैसे मैंने इसको E1 बोल दिया, इसको E2 बोल दिया, तो ये हो गया आपके F अपॉन Q1। तो ये तो हो जाएगा आपके K Q1 बाई आर स्क्वायर, और ये हो गया Q2 बाई आर स्क्वायर। यानी देखो भाग Q1 का लगा तो Q2 बचा, और Q2 का लगा तो Q1 का। तो ये देखो आप Q1 का विद्युत क्षेत्र, ये Q2 का विद्युत क्षेत्र हो गया, या Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र या Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र। तो ध्यान करें, जिसका विद्युत क्षेत्र है वो रहेगा, जो अनुभव कर रहा है उसका भाग लगेगा। क्लियर। ले रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, यानी ये जो ई आपने काम में लिया था इसका मात्रक की मैं बात करूंगा, यूनिट की बात करूंगा। SI यूनिट की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, SI यूनिट विद्युत क्षेत्र का। तो देखो SI यूनिट ऐसा है, आप बहुत इजी वे में
ज्ञात कर सकते हो। अगर मैं नहीं भी बताऊं तो भी ये नहीं है कि भी पता नहीं है, आप पता कर सकते हो। कैसे? जैसे मैंने कहा E इज इक्वल्स एफ बाई क्यू, यही बोला था। अब इसको क्यू नॉट लिखा मिलेगा, कहीं क्यू डैश मिलेगा, मतलब ये अनुभव करता है। तो ये जो अनुभव कर रहा है बल, उसका अपन, उस आवेश का अपन भाग दे रहे हैं, या इसको यूनिटी कर दे तो सीधा E बराबर एफ भी हमने देखा था। तो F का मात्रक हुआ न्यूटन और Q का मात्रक हो गया कूलॉम। तो क्या मात्रक बन गया? न्यूटन पर कूलॉम। देखो कईयों को लगता है यार विमा वगैरह बताना भी ज़रूरी होता है, तो ज़रूरी है तो आप बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसा नहीं है कि नहीं बताएं तो आपको याद नहीं होगा, बिल्कुल आप निकाल सकते हो। जैसे मैंने ये नहीं भी बताया तो एज ए फॉर्मूला अपन यूनिट निकाल सकते हैं। अगर टॉपिक क्लियर हो जाता है तो मात्रक और विमा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो मैं मात्रक के साथ विमा की भी बात कर लेता हूँ, नहीं भी करें तो मैंने जैसे कहा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी देख लो। जैसे मेरे को याद नहीं है, तो याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अपन निकाल लेते हैं। जैसे फॉर्मूले से मात्रक निकाल लिया, अब विमा निकालनी है तो न्यूटन बल का मात्रक है, तो बल की विमा लिख दो m1 L1 T-2, यही है अभी। तो हो गया ML T-2 या 1 1 लगा दो अपॉन। अब गुलाम, गुलाम के लिए हमने कहा था एम्पियर इंटू सेकेंड, कौन से फॉर्मूले से? Q बराबर IT, जो आया था I बराबर Q बाई T से। तो ये हुआ आपके कुलॉम। तो कुलॉम हो गया आपके एम्पियर इंटू सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड का मतलब विमा क्या बन गई भाई? A1 T1। तो विमा बनी A1 T1, एम्पियर समय, टाइम सेकेंड, उसके हिसाब से T1। तो अब इसका आपके बन जाता है डायमेंशन फॉर्मूला। तो क्या बना भाई? M1 L1 T-2 है, ये ऊपर जाएगा T1, तो T-1 बनेगा। -2 और -1 कितना हो गया? -3 हो गया। और A ऊपर जाएगा तो A-1, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाता है विमा। ठीक है भाई। तो M1 L1 T-3 A-1, ये इसकी विमा हो गई और मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलॉम करके। कोई दिक्कत नहीं।